हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 10th वेव ऑप्टिक्स की टॉपिक हाइगन्स प्रिंसिपल को। इसके बाद हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव इसको पढ़ेंगे। अब देखो, रिफ्लेक्शन के केस में क्या है कि हम एक मीडियम है हमारे पास, उस पे हमारे पास एक सरफेस है, उसमें वेव फ्रंट फॉल हुआ और वो रिफ्लेक्ट हुआ, इसके बारे में स्टडी करना है। बट जब बात आती है रिफ्रैक्शन की, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने में क्या चेंजेस होते हैं हम वो देखते हैं। और अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर दो केस बन सकते हैं कि जो पहला मीडियम हो वो डेंसर हो और दूसरा मीडियम रेयरर हो, या फिर पहला वाला रेयरर हो दूसरा डेंसर हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं डेंसिटी की जो बात कर रहा हूँ वो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात है। तो ये जो दोनों फिनोमिना है इनका हम लोग को स्टडी करना है बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स प्रिंसिपल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर्स पे हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल को पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि आज हमें उसकी हेल्प से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ना है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सिंपल यहाँ पर एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हाइगन प्रिंसिपल ये बताता है कि किस तरीके से जो एक वेव फ्रंट होता है वो आगे प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन बात है वो ये बात है कि अगर हमने हमारे पास कोई एक सोर्स है और उस सोर्स की वजह से एक वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज ये एक वेव फ्रंट ऐसे जनरेट हो रहा है। तो ये जो वेव फ्रंट है, ठीक है, ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट क्या करेगा, इसका हर एक पॉइंट, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट बिहेव करेगा एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, जहां से कि वेवलेट्स जनरेट होती हैं, जहां से कि वेवलेट्स जनरेट होती हैं। और वो वेवलेट्स बिहेव करती हैं कि जैसा वो सोर्स हो, एक जहां से कि इस तरीके से वेवफ्रंट जनरेट हो रहे हैं। अब वेवलेट्स का मीनिंग ये है कि छोटे छोटे एक वेवफ्रंट से छोटी सी फिर से हमारी वेवफ्रंट जनरेट होते हैं, और ये जो एक्सपैंड होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? तो लेट अस सपोज हमारे पास अगर यहाँ पर एक वेव फ्रंट है और इस पे हर एक पॉइंट को हमने मान लिया कि छोटे छोटे जो है वो क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास सोर्सेज हैं जहां से कि वेवलेट्स जनरेट हो रही हैं ये। ठीक है, तो ये वेवलेट्स जनरेट हो रही हैं। अब इन वेवलेट्स की वजह से अब हमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है वो चेक करना है कि कहां पर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें टाउ टाइम के बाद पता करना है तो हम सिंपल यहां पर ये चीज देखते हैं कि ये जो ऐसा स्फीयर फॉर्म हो रहा है इसका रेडियस कितना होगा। तो रेडियस हमारा हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाउ, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाउ। तो यहां पर ये जो बनेगा वो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाउ। ठीक है, अब ये यहां से ऐसे गया, ये हो गया स्पीड इनटू लाइट इनटू टाउ, ये हो गया इसका रेडियस, इस स्फीयर का ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें ये मिल गया टाउ टाइम बाद, इतना बड़ा ऐसे स्फीयर। उसके बाद इस तरीके के, अब जैसे मैंने कहा था कि इस वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट बिहेव करता है एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, यानी कि यहां पर ऐसा लगेगा कि बहुत ढेर सारे सोर्स हैं, तो इस तरीके के स्फीयर्स बहुत ढेर सारे बनेंगे। तो उन सारे स्फीयर्स में से तीन यहां पर हमने सोर्सेज कंसीडर किए हैं ताकि आपको समझ पे आए कि वेव फ्रंट जो आगे वाला बन रहा है वो कैसे बनेगा। तो यहां पर उसके लिए ये जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो रही थी इनका एक कॉमन टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया गया। तो जब इनको ऐसे कॉमन टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया गया तो हमें ये जो मिला G1 ए प्राइम और G2, ये जो वेव फ्रंट मिला, यही वेव फ्रंट क्या है, हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट है टाउ टाइम बाद। ठीक है, टाउ टाइम बाद यही हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट है। ठीक है, समझ पे आई बात ये चीज। तो इस तरीके से हमें एक वेव फ्रंट से जो F1A F2 था उससे हमें नेक्स्ट वेव फ्रंट मिलता है G1 A प्राइम G2 टाउ टाइम बाद बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यही है कि जब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट की हम बात करते हैं कि कैसे प्रोपोगेट होता है, तो यहां पर हम ये कंसीडर करते हैं, ऐसे स्फीयर्स मानते हैं। बट इस तरीके में एक ड्रॉबैक था, और ड्रॉबैक ये था कि हाइगन्स का मॉडल जो था वो एक बैक वेव को प्रिडिक्ट कर रहा था। बैक वेव यानी कि देखो, जैसे यहाँ पर वेवलेट्स का हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो कॉमन टेंजेंट हम इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ या ना। तो जब इस तरफ एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है तो फिर एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व होनी चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इस तरफ, मतलब पीछे तरफ, कोई भी वेव मौजूद नहीं होती, वेव सिर्फ आगे तरफ चलती है। तो हाइगन ने एक एडहॉक
एजम्पशन ले लिया, यानी कि उस चीज को सही करने के लिए उन्होंने ऐसा ही एजम्पशन एक ले लिया बिना किसी बैकग्राउंड के, सिर्फ कह दिया ऐसे कि जो एम्पलीट्यूड होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होती है, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन पर वो मैक्सिमम होता है और बैकवर्ड में मिनिमम होता है, या कह लीजिए कि जीरो होता है। तो जीरो होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन पर जो वेव है वो फॉर्म नहीं होंगी। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन पर वेव फॉर्म नहीं होंगी, वेव फ्रंट्स पीछे तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ पे आई। तो बस इन चीजों को हमें याद रखना है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने के लिए हम जो वेवलेट्स है उनको ऐसे ड्रॉ करते हैं और उसका जो रेडियस लेते हैं वो वी टाउ लेते हैं। क्लियर। और इसी का ही यूज करके अब चलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ये बाद में हमारे, उनको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव पे हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उनको फाइंड करेंगे। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे दो होते हैं। पहला तो ये कि इंसिडेंट वेव और जो रिफ्रैक्टेड वेव है, और नॉर्मल। अब इसको हम लोग ने रे के टर्म्स में पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि इंसिडेंट रेडिएशन, या फिर कह लीजिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये चीज हम लोग ने पढ़ी थी। ठीक है। दूसरा स्नेल्स लॉ। तो ये दो अगर हम लोग डिराइव कर लेते हैं, या फिर कहे कि स्नेल्स लॉ को अगर हम लोग डिराइव कर लेते हैं बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, तो इसका मतलब कि हाँ, जो हाइगन्स प्रिंसिपल है वो सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। तो लेट पी पी प्राइम रिप्रेजेंट द सरफेस सेपरेटिंग मीडियम 1 एंड 2। यहां पर हमारे पास दो मीडियम है, ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, और ये पी पी प्राइम, पी पी प्राइम ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस, एक तरीके से कह लीजिए एक इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस है हमारा, पी पी प्राइम एक इंटरफेस है जो मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है। साथ ही में मीडियम 1 पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमने मानी v1, और मीडियम 2 पर जो स्पीड ऑफ लाइट मानी वो मानी v2। तो इस पे हो गया v1, इस पे हो गया v2। अब मीडियम 2 पर जो स्पीड हमने ली वो कितनी ली, लेस देन फर्स्ट मीडियम ली। इसका मतलब कि यहां पर जो हमारा मीडियम है वो कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू मीडियम फर्स्ट। ये चीज यहां पर स्टैब्लिश हुई अगर ये कंडीशन हमने ली है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे उस मीडियम के चेंज होने पर, जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती गई, अब मीडियम भी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए लाइट की स्पीड होती है वो डिक्रीज होती जाती है। यानी कि जितने ऑप्टिकल डेंसर मीडियम पर जाएगी लाइट, उतना उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। तो अब यहां से अब क्या करेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास एक वेव फ्रंट है, ये ए बी वेव फ्रंट। ये ए बी वेव फ्रंट इस तरीके से क्या हो रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, ए प्राइम ए की डायरेक्शन पर, ये ए प्राइम ए की डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसी होगी, ए प्राइम ए की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो ए प्राइम ए की डायरेक्शन पर ये क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है ए बी वेव फ्रंट इस तरीके से। ठीक है, प्रोपोगेट हुआ और आकर क्या हो रहा है, ये जो हमारा इंटरफेस था उस पे फॉल हुआ। तो इस वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा टकरा चुका है इस इंटरफेस से, बाकी जो पोर्शन है वो अभी उसी पहले वाले मीडियम पर ही मौजूद है। ठीक है, उसी पहले वाले मीडियम पर मौजूद है। तो हम अब क्या करेंगे, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको डिफाइन करेंगे, जो कि बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये एक नॉर्मल बनाई गई, नॉर्मल के बाद अब ये नॉर्मल टू द इंटरफेस हो गया यहां पर फिर ये बन गया एंगल आई। ठीक है, ये बन गया एंगल आई। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद अभी ये सब ऐसा अभी कुछ नहीं बना, यहां पर ऐसा कुछ नहीं बना अभी। अब क्या होगा, अब यहां पर होगा ये कि देखो हाइगन्स प्रिंसिपल ये बताता है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पर कैसे पहुंचे, यानी कि वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन कैसा हो। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि या इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हम लोग मान लेंगे कि दे बिहेव एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। तो जब वो बिहेव करेंगे एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, तो वहां से एक वेवलेट जनरेट होगी जो कि उस मीडियम पर जो भी स्पीड की लाइट ऑफ स्पीड है उसी से वो प्रोपोगेट होगी। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो जो ये वेवलेट जनरेट होगी
वो अब क्योंकि सेकंड मीडियम पर है, उसकी स्पीड हो जाएगी v2, और टाउ टाइम पर जब हम लोग देखेंगे तो v2 टाउ ये बन जाएगा इसका रेडियस, और ये बन गई एक उसकी एक तरीके से जो हमारी सेकेंडरी वेवलेट है, या वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट क्या, सेकेंडरी सोर्स से जो निकली हुई वेवलेट है, वो उसका यहाँ पर एक तरीके से ऐसा वेव फ्रंट ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसी वेवलेट हो गई है। फिर यहां पर जो सेकेंडरी सोर्स क्रिएट हमने करा, उसकी वजह से टाउ टाइम बाद जो वेवलेट पहुंचेगी वो यहां पर पहुंच जाएगी, तो वो उसकी स्पीड हो जाएगी v1 स्पीड से पहुंचेगी, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा या रेडियस कह लीजिए वो हो जाएगा v1 टाउ। वो कितना हो जाएगा v1 टाउ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई v1 टाउ और ये डिस्टेंस हो गई v2 टाउ। यहां पर अब ये जो फॉर्म हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये एक इस तरीके से इधर और ये इस तरीके से इधर, अब इन दोनों को हमने क्या किया, कॉमन टेंजेंट से मीट कर दिया। तो कॉमन टेंजेंट से जब मीट किया तो ये फॉर्म हो गई हमारा सीई, ठीक है, ये वेव फ्रंट यहां पर बन गया। तो ए बी वेव फ्रंट फॉल हुआ और ये मिल गया हमें ईसी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या मिल गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब यहां पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे कि ये वाला जो वेव फ्रंट है और यहां पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्रीज है, ये एंगल हमारा आई है, ये एंगल क्या है, आई है। यहां पर ये रिफ्रैक्टेड जो रे है वो यहां पर नॉर्मल के साथ आर एंगल फॉर्म कर रही है, और यही आर एंगल यहां पर आ जाएगा। कैसे, सिंपल सी ज्योमेट्री हम लोग जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज करेंगे। देखो 180 डिग्री होता है एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम, हाँ है ना, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग यहां पर देखें इस वेव फ्रंट ये जो फॉल हो रहा है, तो ए प्राइम ए बी यहां पर देखें तो ये बन रहा है 90 डिग्री, ये बन रहा है 90 डिग्री। उसके बाद ये नॉर्मल इंटरफेस पर है, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ये नॉर्मल इंटरफेस पर है, यानी कि ये 90 डिग्री बन रहा होगा। ओके, अब देखिए ये जो पहला वाला जो यहां पर ऐसे 90 डिग्री बन रहा है, उस पे ये वाला हिस्सा तो आई है, तो ये वाला जो हिस्सा बचा, ठीक है, ये वाला अगर आई है तो ये वाला जो हिस्सा बचा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। ओके, अब ये और ये वाला एंगल, ये मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर फिर 90 होना चाहिए, हाँ है ना। तो ये वाला अभी हमें पता नहीं है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 90 माइनस आई और प्लस ये वाला जो एंगल है बी ए सी प्लस बी ए सी, ये होना चाहिए 90 के बराबर। तो जब बी ए सी फाइंड करेंगे तो देखो 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा और बी ए सी हमारा आई के बराबर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा आई के बराबर हो गया, ये वाला जो एंगल है वो आई के बराबर हो गया यहां पर हमारा, ठीक है, ये क्लियर। इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे, सेम चीज लगाकर कि यहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, उसके बाद यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। अब जो ट्राइंगल होता है इसके ट्राइंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल गया, तो ये वाला एंगल पता कर लेंगे आराम से हम लोग, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ गया, निकाल कर देखिएगा समझ पे आपको आ जाएगा। तो ये एंगल इसके बराबर आ गया। अब यहां से देखिए हमें पहुंचना कहां पर है, हमें पहुंचना है स्नेल्स लॉ पर, हमें पहुंचना है स्नेल्स लॉ पर। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, ये जो बीसी है, बीसी इसको लिख लिया, ये क्या हो गया v1 टाउ, ठीक है, ये क्या हो गया v1 टाउ, और उसी समय पर ये जो AE है वो हो गया v2 टाउ, वो हो गया v2 टाउ, ये क्या हो गया v2 टाउ हो गया। अब यहां से अगर हम लोग क्या करें कि ये जो ट्राइंगल है ABC, ये जो ट्राइंगल ABC है और ये जो एंगल जो ट्राइंगल AEC है, ठीक है, ये जो दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, इन ट्राइंगल्स पर अगर हम साइन मतलब ये पहले वाले में साइन आई निकालो और जो दूसरा वाला है उस पे साइन आर निकालो, तो पहले क्योंकि हमें देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही होता है स्नेल्स लॉ। तो साइन आई अगर हम लोग निकालें इस ट्राइंगल पर, हम लोग साइन आई निकालें तो देखो ये वाला एंगल इस आर्म और हाइपोटेनस के साथ बन रहा है, तो ये बेस हो गया,
ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है यानी कि V1 टाउ डिवाइडेड बाई AC, यानी कि BC डिवाइडेड बाई AC, BC डिवाइडेड बाई AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और V1 टाउ डिवाइडेड बाई AC हो जाएगा। इतना कर दिया। इसी तरीके से ये जो दूसरा हमारा ट्रायंगल है, इसमें हम लोग ने फाइंड किया साइन आर। क्या फाइंड किया? साइन आर। तो जब साइन आर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा AE डिवाइडेड बाई AC, AE डिवाइडेड बाई AC, ये चीज। क्यों? क्योंकि R हमारा यहां पर है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जब बनेगा तो ये बन जाएगा, देखो, AE डिवाइडेड बाई AC, AE डिवाइडेड बाई AC, ये कर दिया। इसको बराबर कर देंगे V2 टाउ डिवाइडेड बाई AC, V2 टाउ डिवाइडेड बाई AC, यानी कि हमारे पास ये और ये इक्वेशन निकल कर आ गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे साइन आई बाई साइन आर। तो जब साइन आई बाई साइन आर करेंगे तो देखो, ये जो AC और AC है ये कट हो जाएंगे और जो टाउ है वो कट हो जाएगा। बचेगा हमारे पास V1 बाई V2, V1 बाई V2। क्या बचेगा? V1 बाई V2, जिससे कि यहां पर अब हमें ये मिल रहा है कि जो R है वो लेस देन I है, जो R है वो लेस देन I है। कैसे? हमने शुरुआत में माना था कि जो हमारा V2 है वो क्या है? लेस देन V1 है। V2 अगर लेस देन V1 है तो क्या होगा? यहां पर अगर आप देखें तो V2 अगर हमारा कम है V1 से तो ये वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो अगर हम इसको हटा दें इस चीज को और इसको ग्रेटर देन 1 के बराबर इसको साथ इक्वेट कर दें तो ये निकल कर आ जाएगा कि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। और साइन की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है। जैसे 0 to 90 पर अगर हम लोग देखें, और क्योंकि यहाँ पर जो आई की वैल्यू है 0 to 90 ही वेरी करती है हमारी, तो 0 to 90 तक अगर जब हम लोग जाते हैं एंगल को चेंज करते हैं तो एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। यानी कि अगर साइन आई ग्रेटर है साइन आर से तो आई भी ग्रेटर देन आर होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी निकल कर आ गई, यानी कि जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। और यही तो होता है जब हम लोग ये देखते हैं कि लाइट हमारी जो एक रेयर मीडियम है वहां से डेंसर मीडियम पर जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यही होता है। तो वही चीज यहां पर हो गई। क्लियर? आगे बात समझ पे। तो ये जो हमारा पूरा मतलब एक तरीके से कह लीजिए थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके, वो बिल्कुल अपोजिट था उस प्रिडिक्शन से जो कि कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बात निकल कर आई कि जो वेव थ्योरी है वो हमारा क्या है? करेक्ट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स पर भी हमें ऐसे ही रिजल्ट्स मिले। देखो, ये जो रिजल्ट मिला ये हमारा बिल्कुल अलग था जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट थी उससे, बट एक्सपेरिमेंटल जब हमें एविडेंस मिले तो वो ये बता रहे थे कि जो हमारी हाइगन्स वेव थ्योरी है वो एकदम सही वर्क कर रही है। यानी कि हमें इसी तरीके से मिलता है जब एक लाइट फॉल होती है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर, तो वो टुवर्ड्स और रिफ्रैक्ट होती है जब, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, जो कि हाइगन वेव थ्योरी से भी निकल कर आ रहा था। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिलने की वजह से ये बात इस्टेब्लिश हुई कि जो वेव थ्योरी है वो करेक्ट है, ठीक है। वो क्या है? वेव थ्योरी करेक्ट है। लेट अस सपोज सी जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट इन वैक्यूम। तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट हम लिख सकते हैं C डिवाइडेड बाई V1, ठीक है। इसको आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा और इसको यहां पर हम लोग इस तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको डिफाइन करते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जब लाइट हमारी फॉल होती है फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम, जहां पर कि सेकेंड मीडियम, मतलब इस तरीके से समझिए कि एक मीडियम है हमारा, लाइट यहां वैक्यूम से जहां पर उसकी स्पीड C थी, अब वो लाइट आ गई है कुछ V पर, ठीक है, V पर आ गई है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड होता है हमारा वो होता है लाइट जहां से आई है और लाइट जहां जा रही है, उन वहां पर जो स्पीड है उनका रेशियो। तो जहां से आई है C स्पीड से आई है, V स्पीड
हो गई अब, तो c डिवाइडेड बाई v। तो ये जो निकल कर आता है, अगर इस मीडियम का नाम 1 है तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, ठीक है। और यहां पर अगर v1 स्पीड माननी है तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से सेम n2, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जब हम लोग देखते हैं तब होता है, तो लाइट हमारी वैक्यूम से उस मीडियम पर एंटर करती है। वरना अगर हम लोग चाहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब ये हो जाएगा कि जो लाइट है वो पहले मीडियम से आ रही है और दूसरे मीडियम पर जा रही है, तो ये हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसको कि हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं n21 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। जब हम लोग करेंगे n2 डिवाइडेड बाई n1 तो n2 आ जाएगा c1 बाई v2, और फिर नीचे डिवाइड पे आ जाएगा c बाई v1, तो v1 चला जाएगा ऊपर, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा v1 बाई v2। क्लियर, ये चीज ऐसे निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली, इस इक्वेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं किस फॉर्म पर, इस फॉर्म पर। कैसे, c का मल्टीप्लाई कर देंगे, c का मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर ऊपर नीचे, फिर वो नीचे डिवाइड पर चले जाएंगे, जिससे कि ये हमारी जो v1 बाई v2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस चीज पर, ये हमारा बन जाएगा n2 बाई n1 पर, ठीक है। n2 बाई n1 पर बन जाएगा, तो n1 चला जाएगा उस तरफ मल्टीप्लाई पर, और नीचे n2 आ जाएगा जो यहाँ पर है वो उसके साथ आ जाएगा साइन r, क्योंकि साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू n2 बाई n1 था, n1 चला गया इधर मल्टीप्लाई पर और साइन r चला गया इस तरफ मल्टीप्लाई में, जो कि हमारा ये स्नेल्स लॉ निकल कर आ गया। या फिर इसको सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं कि साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू n2 बाई n1, वो हमारा निकल कर आ गया क्या, स्नेल्स लॉ, ठीक है। फर्दर, इफ lambda 1 and lambda 2 denote the wavelength of light in medium 1, अगर lambda 1 और lambda 2 denote कर रहे हैं wavelength of light in medium first and medium second, तो अब देखो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो BC है वो हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू lambda 1, ठीक है, एक वेवलेंथ के बराबर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से जो यहां पर वेवलेंथ होगी वो हो जाएगी lambda 2, कितनी हो जाएगी lambda 2, ठीक है, lambda 2। अब यहां पर ये lambda 1 हो गया और ये lambda 2 हो गया, तो वो जो हमारी इक्वेशन थी BC बाई AE वाली जो निकल कर आई थी स्नेल्स लॉ पर, BC बाई AE, तो BC बाई AE यहां पर ये V1 बाई V2, टाउ और टाउ, तो टाउ से टाउ कैंसिल हो चुका है, और यहां पर BC बाई AE की जगह पर लिख दिया हमने lambda 1 बाई lambda 2। तो इसको और इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, अब जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा निकलकर lambda 1 बाई lambda 2 इज इक्वल टू V1 बाई V2, ठीक है। अब यहां पर lambda 1 आ जाएगा नीचे डिवाइड पर और V2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई पर, तो ये बन जाएगा V2 बाई lambda 2 और V1 बाई lambda 1, ठीक है, V2 बाई lambda 2 और V1 बाई lambda 1, ये चीज यहां पर बन जाएगी। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, जो कि बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, जो कि बराबर होगा फ्रीक्वेंसी के। अब यहां से V1 बराबर V2 है, यानी कि ये V के ही बराबर है, ये किसके बराबर है, V के ही बराबर है, ठीक है। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट अपने आप को ऐसे वेरी करते हैं ताकि जो फ्रीक्वेंसी हो वो कांस्टेंट बनी रहे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि यहां से निकलकर आया, ठीक है, क्लियर। तो स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी रिफ्रैक्शन पे, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है जब भी लाइट का हमारा रिफ्लेक्शन या कह लीजिए रिफ्रैक्शन होता है। दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब रिफ्रैक्शन चाहे रेयर टू डेंसर हो चाहे डेंसर टू रेयर कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है,
अब आता है हमारा रिफ्रैक्शन एट अ रेयर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम यानी कि जो मीडियम फर्स्ट है, अब उसको हम लोग मान सकते हैं कि वो डेंसर है, और जो दूसरा मीडियम है हमारा वो क्या है, रेयर है। तो जो लाइट है वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम पर जा रही है, और ये क्योंकि हमारा डेंसर है और ये रेयर है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी इन सेकेंड मीडियम वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पहला मीडियम। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 ग्रेटर देन V1, ये चीज निकल कर आ रही है। ठीक है, V2 ग्रेटर देन V1, ये बात यहां से निकल रही है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा ही अप्रोच यहां पर भी लगाएंगे कि एक वेव फ्रंट आया, फॉल हुआ इस पॉइंट पर। अब क्योंकि हमें अगर नेक्स्ट वेव फ्रंट पता करना है कि कहां पर जाएगा, तो एक वेवलेट जनरेट करनी होगी यहां पर, और उस वेवलेट को ऐसे प्रोपोगेट कराना होगा विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, V2 है, और कितना टाइम लगा, टाउ टाइम। कितना टाइम लगा, टाउ टाइम। तो यहां से यहां तक प्रोपोगेशन में वो हो गया V2 टाउ। कितना हो गया, V2 टाउ। और यहां से यहां V1 स्पीड से वो मूव कर रहा है अभी, तो वो हो गया V1 टाउ। यहां पर फिर से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही साइन आई और साइन आई को फाइंड करेंगे और पूरी प्रोसेस करेंगे, तो हमें फिर से N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, वही स्नेल्स लॉ मिल जाएगा। बट यहां पर अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड है वो लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, ये चीज निकल कर आ जाएगी। कैसे, कैसे, ये बिल्कुल वैसे ही यहां पर हमने जो एजम्पशन लिया था V2 इज ग्रेटर देन V1, इसके अकॉर्डिंग ये बात निकल कर आएगी, जैसे कि हम लोग ने अभी पिछले केस में निकाल कर देखा था। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा स्नेल्स लॉ निकल कर आ जाएगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में बात करना, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन यही होती है कि लाइट को डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम पर जाना है। तो देखिए, अगर हम लोग चाहें तो साइन आईसी को डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो साइन आईसी होता है वो एंगल आई होता है, मतलब आई बराबर आईसी वो तब होता है जब आर बराबर 90 हो। कितना हो, आर बराबर 90। रे ऑप्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में मैंने ये चीज बताई है, हाँ या ना। तो यहां पर अब क्या होगा कि ये जो स्नेल्स लॉ था, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, इसमें आर की जगह पर आपने रख दिया 90 डिग्री, जिससे कि ये पूरा वैल्यू बन गया 1। कितना बन गया, 1। अब साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू होता है N2 बाई N1, N2 बाई N1। तो यहां पर जो अब आई था वो हो गया IC, आर हो गया 90, आर हो गया 90, जिस वजह से साइन आर की वैल्यू हो गई 1, और आई बराबर हो गया IC। यहां से अब साइन IC बराबर निकल कर आ गया N2 बाई N1। क्या निकल कर आ गया, N2 बाई N1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, ये निकल कर आया। इसी को अगर हम लोग चाहें तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, और मॉडिफिकेशन ये हो जाएगा कि अगर हम इसको 1 डिवाइडेड बाई N1 डिवाइडेड बाई N2 लिखते हैं, तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अगर N1 बाई N2 की बात करें तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। और फर्स्ट मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम। तो इसको अगर हम लोग और अच्छे तरीके से चाहें तो ये लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ये चीज लिख सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि साइन आईसी किसके बराबर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रिस्पेक्ट में होता है। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो हमें हमेशा यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम निकालना होगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, तो आप इसको क्या करिए, डिवाइड करके निकाल लीजिए, क्योंकि NDR जो होता है वो होता है हमारा ND डिवाइडेड बाई NR। ठीक है, यानी कि वही N12 इज इक्वल टू N1 बाई N2। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको चीजें सॉल्व करने में आसानी हो। क्लियर, बात समझ पे आई ये चीज। तो अगर हम लोग चाहें तो इस पे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय प्लेन सरफेस भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सिंपली हम लोग को एक वेव फ्रंट ऐसे फॉल कराना है। अब यहां पर ये वाला वेव फ्रंट ऐसे फॉल हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को
ट्रीट करेंगे एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, जहां से कि वेवलेट जनरेट होगी। तो अब क्योंकि सेम मीडियम है तो जो स्पीड है वो सेम ही रहेगी। तो ये हो गया v1 टाउ, ये हो गया v1 टाउ और ये हो गया v1 टाउ। ठीक है, तो यहां पर ये इधर प्रोपोगेट करी और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर प्रोपोगेट कर गई। तो अब इसको और ये जो यहां पर ऐसे बनेगा, इसको ऐसे मीट कराया तो हमें मिल गया यहां पर ये वाला वेव फ्रंट। ठीक है, सीई वेव फ्रंट मिल गया जो कि ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है। और यहां से फिर हम अगर चाहें तो इस पे क्या कर सकते हैं, इसके जो एंगल है हमारे, ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव में हमें आई बराबर आर ही यही तो निकालना है। तो आई बराबर अगर आर हमें निकालना है तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, दो ट्राइंगल्स ये जो हैं ए ई सी और ए बी सी, इनको सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव करके फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है ये तो बराबर होगा, v1 टाउ v1 टाउ। ये जो AC है वो दोनों में कॉमन है, और यहां पर ये जो एंगल है ये दोनों में क्या है, सेम है। तो ये जो ट्राइंगल हैं दो वो हमारे हो जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। अब ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे हमारे, या फिर कह लीजिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अगर हम लोग ने प्रूव कर दें इसको, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जहां से कि हम लोग आई बराबर आर को फाइंड कर लेंगे। आई बराबर आर, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का जो एक तरीके से कह लीजिए लॉ है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव का वो लॉ हमारा निकल कर आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। बाकी आई इंसिडेंट रे, अब यहाँ पर वेव फ्रंट है पूरा, तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल टू द सरफेस, वो सब कैसे हैं, एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, वो तो हमारा यहाँ पर निकल के ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल ये हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।